स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉन्सेप्ट मगध में। मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस। हम 3 क्वेश्चंस हैं सिर्फ और ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, लेकिन हम तीनों के तीनों सॉल्व करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर समझा देता हूँ। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपको सॉल्यूशन में करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है स्टूडेंट्स, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। मतलब कोई है इंसान, आफ्ताब कोई आदमी है, उसने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले 7 years ago दैट आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मैं तुम्हारी एज का 7 times था, उस समय तुम्हारी जितनी एज थी मैं उसका 7 times था। ठीक है, मतलब अगर इसकी बेटी x ईयर्स की है तो आफ्ताब 7 times यानी कि 7x ईयर्स का था। ठीक है, अब देखिए ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, आने वाले समय में, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब तुम्हारी जितनी भी एज उस समय होगी 3 साल बाद आज से, उसका 3 गुना मेरी एज होगी। मतलब अगर आफ्ताब की एज उस समय आने वाले मतलब भविष्य में 3 साल बाद x है, तो वापस से जो उसकी डॉटर की एज है वो कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। सिंपल। इसी कंडीशन को आपको रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली, मतलब आपको एल्जेब्रा के फॉर्म में इक्वेशन बना के दिखाना है। ठीक है, और आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर अटेंड किया होगा। बहुत अच्छी बात है, उसमें मैंने 7 स्टेप्स दिखाए थे कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेप्स में कैसे करना है। ठीक है, और वो 7 स्टेप्स किस तरह से आपको सोल्यूशन, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो, आराम से सॉल्व करवा देते हैं। आपको उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मूथली आपका सोल्यूशन अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके पहले उसे देखिए और चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या स्टेप था, जो भी हमारे पास वैल्यूज है हम उसको x और y के टर्म्स में एज्यूम करते थे, यही तो करते थे। स्टेप 1 यही था। तो देखिए, आफ्ताब की एज की बात हो रही है, आफ्ताब की एज से कंपैरिजन हो रहा है उनकी डॉटर का, तो हम आफ्ताब की एज को x मान लेते हैं। सबसे पहले ये करेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखते हैं, लेट एज्यूम, मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं दैट आफ्ताब्स एज, मतलब आफ्ताब की जो एज है विल बी x। ठीक है, ये आफ्ताब की जो एज है स्टूडेंट्स ये कैसी है, इनकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो आफ्ताब यहाँ प्रेजेंट लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम ऑन टाइम की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा ना सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी हो गई स्टूडेंट्स? x हो गई। ठीक है, नाउ आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज, मतलब आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी हुई बताइए? प्रेजेंट एज कितनी हो गई? हम इनकी एज को y मान सकते हैं, y मान सकते हैं ना। मैंने आपसे कहा था एक वैल्यू को आप x मानते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को आप क्या मानते हैं? y मानते हैं। इसी तरह से तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए ये 2 वैल्यूज तो हमारे पास क्लियर हो गई हैं। अब देखिए, आफ्ताब की एज हो गई, उनकी डॉटर की एज हमने मान ली, x और y 2 टर्म्स हमने ले लिए। दैट आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो अब 7 साल पहले की बात कर रही है। ठीक है, तो अगर आफ्ताब इस समय x ईयर्स के हैं और इनकी डॉटर अगर इस समय y ईयर्स की हैं, तो 7 साल पहले की दोनों एज कितनी होगी? x में से 7 माइनस हो जाएगा, मतलब आज के समय पे अगर आप 10 साल के हैं तो 3 साल पहले कितने के थे? 10 में से 3 माइनस करिए, जितने पहले की बात हो रही है। अगर आगे के टाइम की बात होगी तो आप अपनी एज में, प्रेजेंट एज में आगे का टाइम ऐड कर देंगे कि आज से 3 साल बाद आप कितने साल के होंगे। तो अगर अभी आफ्ताब x ईयर्स के हैं, ठीक है, तो यहाँ पहले लिखते हैं, हेडिंग क्या है अपना? 7 years ago। अब इसकी कंडीशन अलग होंगी इनकी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आफ्ताब्स एज 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? देखिए 7 years ago में दोनों कंडीशन अलग अलग हो जाएगी, आफ्ताब की और उनकी डॉटर की इस समय की प्रेजेंट एज जितनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, पर अगर हम 7 years पहले की बात करेंगे तो आफ्ताब्स एज कितनी हो जाएगी? आफ्ताब्स एज 7 years ago, यहाँ पे लिख दीजिए आप। ठीक है, x माइनस 7, ये तो हो जाएगा, ये होगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा? आफ्ताब्स डॉटर्स एज 7 years ago कितनी हो जाएगी? ये y माइनस 7 हो जाएगी, ये तो होगी। अब ये कह रहे हैं कि जो आफ्ताब था वो 7 times था अपनी डॉटर के, यही तो था। ठीक है, अब समझिए, एक बहुत अच्छी सी चीज़ है, आपको समझनी पड़ेगी। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरफ उनको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को इक्विवेलेंट करने के लिए। देखिए, एक तरफ x लिखा हुआ है, ठीक है, एक तरफ y लिखा हुआ है। क्लियर है? ये कहा जा रहा है कि जो x है ये 14 है। ठीक है, ये रफ वैल्यूज मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए अलग से एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ ताकि हम वापस से इस क्वेश्चन पे आ सकें। ठीक है, जो आपकी x की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी मैंने बताई आपको? 14 है। y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो बताइए, अगर मुझे ये इस तरफ क्या हुआ? इस तरफ 14 हुआ, इस तरफ y की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई।
अब मैं अगर बीच में इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ तो कैसे पॉसिबल है, किसी भी तरह से पॉसिबल है ही नहीं। 14 और 7 कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो अगर मुझे 7 को 14 के इक्विवेलेंट लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को। अब ये 14 इक्वल टू 14 हुआ, ये तो हुआ। तो अगर y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 14 है, मुझे दोनों को बराबर में लिखना है, तो y की वैल्यू जिसकी वैल्यू कम है मैं उसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि दूसरे वाले के बराबर हो जाए। मतलब अगर y 7 है और मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y x के बराबर हो जाएगा। मतलब x डबल था ना y का, x डबल था पहले से y का, तो आप x को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जो छोटा वाला नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे देखो y छोटा था तो y को 2 से मल्टीप्लाई करके तब हमने x के इक्विवेलेंट लिखा है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं इन दोनों से हमें क्या पता चला, आफ्ताब कह रहा है कि ये 7 टाइम्स था अपनी डॉटर के। ठीक है, अगर हम दोनों की एज को सामने सामने लिख दें, ये हो गई आफ्ताब की एज। ठीक है, नाव यहाँ लिख देते हैं नाव। ठीक है, उनकी डॉटर। अब देखिए इक्वेशन, देखो हमें पहले एक्स वाई लेना था। ठीक है, उसके बाद हमें जितनी भी इक्वेशन बननी थी वो बनानी थी। तो इक्वेशन का फर्स्ट कंडीशन ये है तो हम पहले इसको फॉलो कर रहे हैं। अब इक्वेशन बना रहे हैं हम दोनों को इक्विवेलेंट लिखेंगे, क्योंकि हर इक्वेशन में आपको दोनों को सामने सामने लिखना होता है। आपको एक्स वाई एक साथ लाने होते हैं। अब एक साथ लाने का क्या तरीका है, यही तरीका है कि आप सामने सामने लिख दीजिए। पर देखिए जब ये कह रहे हैं कि आफ्ताब की एज 7 टाइम्स है तो इनकी डॉटर को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इनकी डॉटर इनके बराबर आ पाएगी। अदरवाइज ये तो खुद ही 7 टाइम्स है, बड़ा है इसकी डॉटर से। ठीक है, तो हमने डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो आफ्ताब की एज के इक्विवेलेंट हो सके। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए, अब आप नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 7y माइनस 49। ठीक है, साइड टर्म से एक तरफ कर दीजिए, कांस्टेंट इधर रहने दीजिएगा राइट साइड में। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 42, यही हो गया। ये इधर भेजते हैं x माइनस 7y, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या बन गई ये। और मैंने आपसे क्या बताया था, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन उसका नाम हम क्या देते हैं, हम इसे देते हैं L1 नाम। ठीक है, देयरफॉर L1 विल बी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हो गई आपकी L1। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन चलते हैं, हम वहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, फर्स्ट वाली तो 7 ईयर्स वाली हो गई, सेकंड वाली इक्वेशन होगी 3 ईयर्स वाली, तभी तो 2 लाइन बनेंगी। और 2 लाइन क्यों जरूरी होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पेज चेंज कर ले, फिर इस वाली इक्वेशन को मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने अपनी जो इक्वेशन थी L1 वाली वो यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि आपने L1 लिखी है, अब जैसे आपने L1 निकाली है वैसे आप पहले L2 वाली निकाल लें, फिर दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आपने अगर L1 निकाल लिया तो आप इसके पॉइंट्स यहीं पे लिख दीजिए। ठीक है, जो आप L2 निकालेंगे तो उसको पॉइंट उसके बाद लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, आप एक ही तरफ से पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, बार बार आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। तो हमने L1 सॉल्व किया तो हम इसी जगह पे इसकी जो ग्राफ की वैल्यूज आएंगी ना, ग्राफ टेबल जो बनेगा वो डिजाइन कर देंगे। ठीक है, यही तरीका है। तो यानी क्या लिखेंगे, ग्राफ टेबल किस चीज़ के लिए ग्राफ टेबल डिजाइन कर रहे हैं, फॉर L1, ये तो कर रहे हैं हम L1 के लिए ग्राफ टेबल डिजाइन कर रहे हैं। तो क्या होगा बताइए, एक वैल्यू आपकी x हो जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू आपके पास y हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये तो होगी, 2 ही तो वैल्यूज होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो x के लिए तो एक x हो गई, एक y हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर छोटा टेबल है तो आप 2 वैल्यूज ले लीजिए, या मैक्सिमम आपका 1 का है तो 3 वैल्यूज ले लीजिए। 3 वैल्यूज थोड़ी डिस्टेंट वैल्यूज लीजिएगा, दूर दूर वाली, आपका ग्राफ आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको नॉर्मली नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप पॉइंट वाली वैल्यूज या फिर निगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। पर कोशिश करिए आप रेशियोज वाली वैल्यू को, पॉइंट वाली वैल्यू को अवॉइड करिए, और निगेटिव टर्म्स को भी। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, पर कई बार कुछ बड़ी वैल्यूज होती हैं तो हमें ऐसा करना पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए नॉर्मली इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। एक तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था, आप दोनों में से किसी एक वैल्यू को, x और y में से किसी एक को 0 करके देख लीजिए। पहले हम x को 0 करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे x को 0 कर दिया तो 7 6 42, हाँ 7 से ये वाला कट जाएगा, तो हमने x को ये कर दिया और 7 6 42 हो गया, दोनों नेगेटिव कैंसिल हो गए। तो पहले तो वैल्यू ये होगी। अब अगर हम इस वाले टर्म को 0 करके देखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 42। देखिए हो तो जाएगा x इक्वल टू 42, पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 42 वैल्यूज के लिए सोचिए आपका ग्राफ कितना बड़ा बन जाएगा। ठीक है, आपकी x एक्सिस पे अगर आया तो वैसे, और यहाँ पे y एक्सिस पे आ रहा है तो आप कितना बड़ा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 42 कहाँ से लेके आएंगे उसमें ड्रॉ करने के लिए। तो अगर आप भी रहे आंसर तो हम कोशिश करते हैं ऐसे नंबर चुने जो बहुत बड़े भी ना हो। ठीक है, आराम से आप ग्राफ टेबल पर ड्रॉ कर पाएं। ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो कोई नॉर्मल सी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, एक्स की ऐसी वैल्यू हम क्या पुट करें कि 42 वाला टर्म आराम से कैंसिल हो जाए। ठीक है, देखिए एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि ये देखिए 7 से 42 कट रहा है। ठीक है, तो अगर हम किसी ऐसे नंबर से 7 को मल्टीप्लाई करें कि इस नंबर में से माइनस हो जाए वो, ठीक है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, फिर दोनों मिलके नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके, तो एक्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले 7 1 जा 7 माइनस करेंगे तो कुछ खास फायदा तो होगा नहीं हमें। ठीक है, 7 तो 35 बचेगा यहाँ पे, अगर हम वहाँ y की जगह 1 डालते हैं तो। ठीक है, तो कोई बड़ा नंबर डालते हैं, मान लीजिए हमने y की जगह 5 डाल दिया, 5 से 35 हो गया, तो ये 35 पॉजिटिव उधर का गया, बचा यहाँ पे 7। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास देखिए 7 हो जाएगी नेगेटिव की, हाँ ये सही है। देखिए तो अगर हम y की जगह पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 डालते हैं, ठीक है,
कितना हो गया 35 हो गया, उस तरफ गया ये, तो x इक्वल टू -42 ये हो गया ना, x इक्वल टू माइनस का 42 हो गया और प्लस का 35 हो गया। y की जगह हमने 5 रखा है, ठीक है, 5 से 35 दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 5 6 7 निगेटिव का 7 ये तो हो जाएगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा निगेटिव का 7। इतनी चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखिए क्या हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ये 5 लिया तो इसी के आसपास वाला नंबर एक देखे ट्राई कर लें, हम 7 की जगह 7 ही पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 7 से 49 हो गया, ये पॉजिटिव का उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 49, तो देखते हैं यहाँ पे, तो माइनस का 42 प्लस का 49, ठीक है, तो प्लस का 7, अच्छा 7 हमने रखा था y का, तो x का भी 7 ही आया, ठीक है, तो दोनों वैल्यू 7 7 आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले समझाया था कि जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करेंगे, अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे इसके, ठीक है, पर ग्राफ हम लास्ट में ड्रॉ करने वाले हैं एक साथ, पहले L2 वाली वैल्यूज निकाल लें। हमारा L1 सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ क्या हुआ, हमने 7 ईयर वाला सॉल्व किया था, ठीक है। 3 years hence, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब उसने बोला ना आफ्ताब ने कि 3 साल बाद आज से मेरी जितनी होगी, तो हमने पहले वाला तो सॉल्व कर लिया, अब आज से 3 साल बाद वाला भी तो सॉल्व करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, 3 years फ्रॉम नाउ बोला जाए या 3 years हेंस बोला जाए या 3 years आफ्टर नाउ, कुछ ऐसे, मतलब जब हम आगे की टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे शब्दों का मतलब एक ही होता है कि आप आने वाले समय की बात करने वाले हैं, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए 3 years फ्रॉम नाउ, तो उनकी एज, अगर आफ्ताब की एज x थी तो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3, उनकी एज में 3 ऐड हो जाएगा ना, और आफ्ताब डॉटर कितनी हो जाएंगी, आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब डॉटर ये भी हो जाएंगी y + 3, ठीक है। अब आफ्ताब ने क्या कहा था, आफ्ताब ने स्टूडेंट्स ये कहा था कि जो आफ्ताब की एज है वो आज से 3 साल बाद अपनी डॉटर की 3 टाइम्स हो जा रही है, ये तो कहा था। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना, दोनों को इक्वल टू में रख लीजिए आप, ये तो कहा था अभी, इक्वल टू में रख लिया। अब इक्वल टू करने के लिए हमें क्या, जिस साइड छोटा होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आफ्ताब खुद ही अपनी डॉटर का 3 टाइम है, तो ये तो बड़ा ही है, तो हमें डॉटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसके बराबर हो जाए, अपने फादर के बराबर, तभी तो इक्वल टू का साइन आएगा। अब नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करिए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी तो हमारा L2 वाली लाइन बन जाएगी, L2 की लाइन से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, उसको पॉइंट्स निकाल लेंगे। चलिए इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हो जाएगा x + 3, इधर हो जाएगा आपके पास 3y + 9, हो गया स्टूडेंट्स। अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं निगेटिव का सारे x y वाले टर्म लेफ्ट साइड और सारे बाकी के नंबर्स कांस्टेंट राइट साइड भेज दीजिए। तो निगेटिव का 3y हो गया, यहाँ पे ये इधर गया 3, तो यहाँ पे बचा 6, तो आपका ये हो गया वैल्यूज, ठीक है। इसको आपने एज्यूम कर लिया L2, ठीक है। लेट ये इक्वल टू लिख दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा अगली लाइन पे, लेट दिस इक्वेशन विल बी L2, ठीक है। तो हमारे पास L1 वो हो गया, तो जो हमने पीछे माना था ये वाली इक्वेशन, ये हो गया आपके पास L2, ठीक है। तो अब इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करिए, जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था ना, उसी तरह से ग्राफ ड्रॉ करिए। तो ग्राफ टेबल फॉर L2, क्या होगा L2 के लिए ग्राफ टेबल बताइए। सबसे पहले अपना ग्राफ टेबल ड्रॉ करते हैं, 3 वैल्यूज फिर से ले लेते हैं कोई भी रैंडम, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेते हैं, तो हमने यहाँ पे मान लिया एक वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, x की यहाँ पे 0 पुट करके देख लेते हैं। तो अगर हम x की यहाँ पे 0 पुट करें स्टूडेंट्स, तो 3 2 6 हो जाए निगेटिव का, ठीक है, निगेटिव आ रहा है, अवॉइड करने को कहा था, लेकिन चलिए देख लेते हैं। तो x की वैल्यू हमने ले ली 0 और y की वैल्यू हो गई -2, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब y की जगह पे एक बार 0 पुट करके देखते हैं, y की जगह 0 पुट किया तो x सीधा 6 हो गया, y की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 6, तो दोनों में एक बार हमने 0 पुट करके देख लिया है। अब कोई नॉर्मल सी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं जो भी नंबर माइनस करूँगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो y की जगह कुछ भी रख लेते हैं, यहाँ एक काम करते हैं, इसको माइनस ही कर देते हैं, y की जगह लिखते हैं -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, उधर जाएगा तो -1, ऊपर जाएगा 3, हाँ ये सही है। तो हमने y की जगह रखा -1 स्टूडेंट्स, और जब ये इस साइड आया तो ये हो गया आपका पास, देखिए इधर तो पॉजिटिव का 1 हो गया था, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव का 3, तो हो गया पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 3 इधर आया तो -3 हो गया, तो 6 - 3 यहाँ पे बचा आपके पास 3, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। हमारे तीनों पॉइंट्स आ गए, ये आपका L2 का टेबल हो गया, ये आपका L1 का टेबल हो गया। अब इन दोनों टेबल्स की मदद से हम अपना ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बस फाइनल स्टेप वही है, हमारे जो 6 स्टेप्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। हम पेज चेंज कर लें, हम ये दोनों ग्राफ टेबल नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। उसकी बेसिस पे अपना ग्राफ टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बस पेज चेंज कर लें। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने अपना जो ग्राफ की टेबल्स की वैल्यूज़ थी, L1 वाली L2 वाला जो ग्राफ था उसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कोई नेगेटिव वैल्यू सबसे पहले आप चेक करते हैं कितनी है। तो यहाँ पे -7 तक जा रहा है, यहाँ पे -1 तक जा रहा है, ठीक है। तो कॉपी पे मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा कि मेरा -7 वाली वैल्यू इसके अंदर आ जाए, ठीक है। पर आप तो ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो आप फिर भी वहाँ पे भी इस तरह से सेट करिएगा कि नेगेटिव वाली वैल्यूज लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रफली अपनी लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी टिल्ट हो गई है यहाँ पे,
तो चलिए एज्यूम कर लीजिएगा आपकी स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। तो नेगेटिव ये अपना इस पर जा रहा है, ठीक है। चलो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक करते हैं, 7 तक की वैल्यूज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपके पास एक्स एक्सिस, ये होगा आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। मैं हर वाली लिखूंगा नहीं, आपको बस इस वाली के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आप नेगेटिव का एक्स एक्सिस, ठीक है। लिख दिया आपने। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्ली अपने ग्राफ में मेंशन करेंगे, जो आप नॉर्मल अपने ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे सब चीज़ें, तो ठीक है। अब पहले वाले में देखिए 0 6, तो लिख लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब नेगेटिव की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8 फाइनली। चलिए 0 6 वाली वैल्यूज कहाँ पे आएंगी, ये होगा 0 एक्सिस और 6 आ गया आपके पास यहाँ पे, ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे पॉइंट होगा वहाँ पे आप गोला इस तरह से बना के रिप्रेजेंट करेंगे उससे आपको ग्राफ बनाने में सही रहता है, और जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करता है उसको कम हेक्टिक होता है, ठीक है। उसके लिए बहुत आसान होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप अपने टीचर को परेशान ना करें, क्योंकि आप उसको जितना कंफर्टेबल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपी जितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी मार्किंग उतनी बेहतर होगी, और आप उसे जितना ज़्यादा मेहनत करवाएंगे वो उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, और आपकी मार्किंग पे उसका असर अल्टीमेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो -7 देखिए यहाँ पे x का वैल्यू -7 इधर आ गई, माइनस का 7 है, ठीक है। और पॉजिटिव का y एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको डॉटेड बनाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए आपको डॉट कहाँ पे जाके मैच कर रहा है, ये डॉट आपका कुछ इस जगह पे आके मैच करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से आगे मैच हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कुछ रफ वैल्यूज़ मैंने बनाई है, आगे यहाँ पे मैच हो गया। तो एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट आपके पास ये आया। अब देखिए 7 7 कहाँ पे आ रहा है, तो 7 इसका पॉजिटिव, 7 इसका पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आके कहीं मैच करने वाली हैं, ठीक है। तो रफली थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, आप स्केल रख के इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। आपको एक्जैक्टली वैल्यूज़ मिलेंगी कहाँ कहाँ पे। तो हमारे 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए स्टूडेंट्स, और तीसरा पॉइंट हमारे पास बना ये, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, जो इन तीनों पॉइंट से होते हुए आगे निकले, ठीक है। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ स्ट्रेट लाइन इन दोनों को पॉइंट को मिला के ड्रॉ करने की, ठीक है। कुछ इस तरह से बनी है ये, और फिर उसी को आगे कंटिन्यू करके इसको ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, आपकी लाइन कौन सी बनी, ये L1 वाली आपके स्टूडेंट्स लाइन है, ठीक है। क्लियर हो गई, कौन सी लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, L1 वाली। तो ये 3 पॉइंट्स को मिला के L1 लाइन ये ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब L2 के लिए ट्राई करते हैं। L2 कौन सी है, 0 -2, यानी कि y की वैल्यू -2 में, यानी कि इस जगह पर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो -2 वाला पॉइंट तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास। अब 6 0 है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होगा आपके पास स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी क्लियर हो गई हमारे पास। अब आया 3 और -1, ये 3 और ये -1, यानी कि इस वाली जगह पे पॉइंट, तो ये कुछ इस जगह पे कहीं पे मीट करेगा, ठीक है। ये तो आपको ऐसा पॉइंट बनाना है, जो मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वैसे, जो इन तीनों पॉइंट को जोड़ दे। तो ये आपकी लाइन इस तरह से ड्रॉ हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मान के चलिए। अब आप नोटिस कर सकते हैं, देखिए ये जो लाइन्स हैं थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम थोड़ी सा एक्सटेंड करेंगे इसे, तो आगे जाके कहीं ना कहीं मैच होने वाली हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये जो लाइन्स होंगी किस तरह की लाइन होगी, आप ग्राफ देख के क्या बता सकते हैं, इसे इंटरसेक्टिंग टाइप लाइन्स होगी। मैंने आपको लाइन्स की टाइप्स बताए थे, सिखाए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, उसको लिख दीजिए देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व किया आपने, बताइए, दैट द लाइन्स L1 एंड L2, ये वाली L2 है ना आपकी, ठीक है, आर कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग, यानी कि आगे जाके कहीं ना कहीं लड़ेंगे जरूर, आगे जाके एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्लियर हो गया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें थी, आपको उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था। एल्जेब्रिकली मतलब आपको इक्वेशन बना के दिखानी थी कि इक्वेशन कौन सी आ रही है। तो L1 L2 की हमने जो इक्वेशन बनाई वो एल्जेब्रा वाला टर्म हो गया। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था वो इस तरह से हो गया। अब फाइनली आपको समरी बतानी होती है, वो लिखा हो चाहे ना लिखा हो, बताते ही हैं कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है किस टाइप की है। मैंने आपको टाइप्स बताए थे, वो ये है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ ना हो, मतलब आपको ये ग्राफ बनाना ना हो, आपको सिर्फ इक्वेशन देख के बतानी हो, मैंने आपको वो ट्रिक भी सिखाई थी कि ABC की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A1/A2 चेक करते हैं, इक्वल टू B1/B2 चेक करते हैं, इक्वल टू C1/C2 चेक करते हैं। अगर ये दो ही एक दूसरे के इक्वल नहीं हुई, मतलब शुरुआत में ही अगर यहाँ पे मिसमैच हो गया,
तो कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। और देखिए हमें ग्राफ से पता चल रहा है इंटरसेक्टिंग है, तो गारंटी पहला ही एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। अगर पहला ही बराबर नहीं होता तो हम आगे वाले चेक ही नहीं करते हैं, इसकी कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं a1/a2 की वैल्यूज। हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारे पास लाइन क्या थी स्टूडेंट्स बताइए। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी। आपकी L1 वाली जो इक्वेशन थी, आप इक्वेशन इस लाइन पे लिख दिया करिए। ठीक है, L1 वाली कौन सी इक्वेशन थी आपकी बताइए। ये थी आपके पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, ये इक्वेशन थी आपके पास इस वाली लाइन की। और दूसरी वाली लाइन जो आपकी L2 वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, x माइनस 3y इक्वल टू 6, यही इक्वेशन थी आपके पास। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। तो देखिए जो ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, पहली वाली वैल्यू a होती है, दूसरी वाली b, तीसरी वाली c, a b c, यही यहाँ पे भी है। तो 1/1 यानी कि a1/a2 हमने लिखा। ठीक है, अभी क्या ये बराबर है b1/b2, तो हम पहले लिख रहे हैं L1 वाली इक्वेशन। तो ये हो गया ऊपर का माइनस का 7 और नीचे हो गया माइनस का 3, इनको काटेंगे कटेगा ही नहीं, तो 1/1 इधर है। ठीक है, पर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए था ना, बराबर नहीं है, सही बात है, नहीं है। ठीक है, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, देयरफॉर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, यही तो सिखाया था आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने आपको ग्राफ से भी प्रूफ करके दिखा दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमारे पास, और आपको फॉर्मूले से भी जो सिखाया था उसे भी प्रूफ करके दिखा दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है आपके पास। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और कई बार आपको लाइन शुरुआत में लगता है कि जोड़ नहीं रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जो आप उन्हें ड्रॉ करेंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। मैंने इसमें सारी स्टेप्स प्रॉपर्ली आपको करके दिखाएं। अब नेक्स्ट टाइम से बहुत सारे स्टेप्स होंगे जो मैं शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश करूंगा, पर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसे ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं।